Hello everybody. So today we will start with the caste and today we will complete this chapter gender, religion and caste. So now let's start with the caste. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि कास्ट होती क्या है। देखो, कास्ट इज़ द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन। ठीक है, जिसके अंदर एक सोसाइटी के जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, उनका सोशल इंटरेक्शन कैसा है। इसके बेसिस पे जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये जो चार्ट है ये आप लोग के कोर्स में नहीं है, सिर्फ मैंने आप लोग को कास्ट को समझाने के लिए ये चार्ट इंटरनेट से निकाला है। आप लोग देख सकते हैं कि जो हिंदू कास्ट सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पर बेसिक 4 फोल्ड कास्ट डिवीजन क्या है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र, अनटचेबल्स। ठीक है, इस तरीके से हिंदू सोसाइटी के अंदर जो सबसे अपर कास्ट है वो ब्राह्मण्स को माना जाता है, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हिंदू के अंदर कास्ट सिस्टम किस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कास्ट और रिलीजन में बहुत डिफरेंस समझ नहीं आता है। ठीक है, नाउ रिलीजन इज़ बेसिकली रिलेटेड टू गॉड। ठीक है, रिलीजन में आप लोग को पता होना चाहिए कि रिलीजन होता है कि एक टाइप के लोग किस गॉड को वर्शिप करते हैं। ठीक है, वाइल एज जो कास्ट होता है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द गॉड। कास्ट डिवीजन जो है वो इस तरीके से होता है कि एक टाइप के जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण के अंदर आप लोग देखो। ठीक है, ब्राह्मण के अंदर वही सारे लोग आएंगे जो कि बेसिकली ब्राह्मण्स होंगे। ठीक है, जिनका ऑक्यूपेशन ही वही होगा। ठीक है, तो लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, इन सब से रिलेट करके जो कास्ट है उन सबको डिवाइड किया जाता है। वाइल एज रिलीजन इज बेस्ड ऑन दी गॉड। ठीक है, कि किस टाइप के भगवान को कौन से लोग पूज रहे हैं, रिलीजन जो है वो उस टाइप से डिवाइड होता है। ठीक है, नाउ अब आप लोग को पता चल गया होगा कि कास्ट और रिलीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो यही चीज़ आप लोग की बुक में भी बताई गई है। यू कैन सी हियर, आप लोग की बुक में एक टॉपिक लिखा हुआ है कास्ट इनइक्वालिटीज़। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग की बुक में बताया गया है कि सेम कास्ट के जो मेंबर्स हैं उन लोग को बोला जाता है कि सेम ऑक्यूपेशन फॉलो करो। ठीक है, एक ही कास्ट में, ठीक है, दैट इज़ अपने कास्ट के लोगों से ही मैरी करो। ठीक है, और जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उनके साथ खाना तक मत खाओ। ठीक है, इस तरीके से कास्ट सिस्टम और कास्ट इनइक्वालिटीज़ अपनी कंट्री में प्रैक्टिस की जाती हैं। आप लोग की बुक में बताया गया है कि हर सोसाइटी में किसी न किसी फॉर्म की सोशल इनइक्वालिटी ज़रूर होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग की बुक में बताया गया है कि बेसिकली क्या होता है कि जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, ठीक है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेम कास्ट के लोग जो हैं वो सेम ऑक्यूपेशन करते हैं। ठीक है, अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि कास्ट सिस्टम इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। दैट इज़, इसका मतलब यही है कि फॉर एग्जाम्पल ये कास्ट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कास्ट के अंदर जो पीढ़ियों से सब लोग फार्मर्स ही हैं, तो ये माना जाता है कि भाई ये फार्मर है तो इसका बेटा भी फार्मर बनेगा, फिर उसका बेटा भी फार्मर बनेगा। ठीक है, उस तरीके से। नाउ आप लोग की बुक में बताया गया है व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज़ इज़ दैट इन दिस सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम के अंदर हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वॉज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि आप लोग को पता है कि जो जॉब्स हैं वो किसी भी इंसान के फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे जज की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। ठीक है, इस फैमिली में सारे फार्मर्स हैं तो फार्मर्स का बेटा फार्मर ही बनेगा। ठीक है, तो जो जॉब्स हैं वो फैमिली बैकग्राउंड से जज की जाती है। ओके, अब ये जो लाइन है सैंक्शनड बाय रिचुअल्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो जॉब्स होती हैं वो फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे मिलती हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड लाइन इज सैंक्शनड बाय अकम्पनिंग रिचुअल्स, दैट इज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स। ठीक है, इस चीज़ का क्या मतलब है कि जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो जॉब्स हैं वो अकॉर्डिंग टू फैमिली बैकग्राउंड दी जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। कास्ट सिस्टम में ऐसा होता है। ठीक है, अब उसके आसपास जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस चीज़ को वैलिडिटी देती हैं। रिचुअल्स मतलब कि कुछ एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है कि डॉक्टर जो है वो अपने बेटे को और पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनते जा रहा है। अब जो फार्मर है वो
अपने उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बेटे को पढ़ाए, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो बेटा है वो फार्मिंग की लाइन में ही जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी लाइन का ये मतलब है कि जो जॉब्स हैं वो फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे मिलती हैं कास्ट सिस्टम के अंदर, है ना। एंड दिस इज़ सैंक्शनड बाय रिचुअल्स, और उसके आसपास जो रिचुअल्स होते हैं वो भी इस चीज़ को वैलिडिटी दे देते हैं, ठीक है। नाउ अब आप लोग की बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज आउटकास्ट ग्रुप। आउटकास्ट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है, ओके। तो जो आउटकास्ट ग्रुप होते हैं उनको सोसाइटी से हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस की जाती है अनटचेबिलिटी की, मतलब कि उन लोग को बोला जाता है कि कोई भी तुमको टच नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है सोसाइटी में। आप लोगों ने आउटकास्ट ग्रुप के बारे में अपनी क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, पेरियार रामस्वामी, वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है वो सोसाइटी में फॉलो ना हो और सबके सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। और ये जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ हैं इनको इरेडिकेट करने की बहुत कोशिश करी थी इन सब पॉलिटिकल लीडर्स ने, ठीक है। अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि उन लीडर्स की हेल्प से और कुछ और भी सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हुए अपनी सोसाइटी में, जिनकी हेल्प से जो कास्ट सिस्टम है अपनी कंट्री का उसके अंदर मेजर चेंजेस आए और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई कंट्री में, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन मतलब कि जो लोग हैं वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आए, इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी, एजुकेशन बढ़ी, लिटरेसी बढ़ी, जिनकी वजह से ऑक्यूपेशन मोबिलिटी हुई। ऑक्यूपेशन मोबिलिटी मतलब कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि एक फैमिली के, जैसे फार्मर के बेटे को बोला जाता है कि तुम फार्मर ही बनो, ठीक है। तो ये चीज़ बंद हो गई, ठीक है। जो लोग हैं वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में जाने लगे, दैट इज़ फार्मर का जो बेटा है वो डॉक्टर बन गया, जो छोटे से किसी भी क्राफ्टमैन का बेटा है वो इंजीनियर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन मोबिलिटी हुई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हुए, लिटरेसी रेट बढ़ी और ऑक्यूपेशन मोबिलिटी हुई, ठीक है। उसके अलावा weakening of the position of landlords in village, the old notion of caste hierarchy are breaking down, ठीक है। कास्ट hierarchy मतलब कि ये जो कास्ट है वो सर्टेन, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ब्राह्मण्स, फिर वैष्णवास, शूद्रास, ये सब जो है कास्ट hierarchy ये सब बहुत कम होने लग गई, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरियाज इट डज नॉट मैटर, ठीक है। अब आजकल की सोसाइटी में आप लोग देखेंगे कि कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा विजिलेंट नहीं है, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में आजकल मैटर भी नहीं करता है कि आपके आसपास कौन चल रहा है। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, दैट इज़ पहले के टाइम पर ब्राह्मण्स के लिए अलग ही रोड्स बनाए जाते थे, बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम फॉलो होता था, ठीक है। बट आज के टाइम पे मैटर नहीं करता है, रोड पे आप भी चल रहे हैं और एक कोई अनटचेबल इंसान भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के टाइम पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। कुछ मैटर नहीं करता कि आपके आसपास रेस्टोरेंट में कौन बैठा है, आपके आसपास स्ट्रीट पे कौन चल रहा है, ठीक है। अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ओके। आप लोग की बुक में बताया गया है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में 100 साल पहले रह रहा हो और अगर वो वापस आज आके इंडिया की कंडीशन देखे तो वो मेजरली सरप्राइज हो जाएगा कि इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। अब लोगों की थिंकिंग बहुत मॉडर्न हो चुकी है और इतनी ज़्यादा कास्ट इनइक्वालिटीज़ अभी तक प्रिविलेंट नहीं है इंडिया में, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कास्ट सिस्टम जो है वो फुल्ली डिसअपियर हो गया हो इंडिया से, ठीक है। कुछ ओल्डर एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी तक इंडिया में प्रेजेंट हैं, दैट इज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि एक ही कास्ट के अंदर मैरिज होनी चाहिए, ठीक है। अनटचेबिलिटी अभी तक कंप्लीटली एंड नहीं हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने अनटचेबिलिटी पे कंप्लीट प्रोहिबिशन लगा दिया है, बट फिर भी अनटचेबिलिटी कंप्लीटली एंड नहीं हुई है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग की बुक में बताया गया है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि अनटचेबल लोगों को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलते थे और ब्राह्मण्स लोगों को एक सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते थे, ठीक है। तो इस तरीके के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो आज तक कंटिन्यू हो रहे हैं और आज तक फील होते हैं, ठीक है। अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम, ठीक है। यानी कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि ब्राह्मण्स और जो अपर कास्ट के लोग थे उनके सिर्फ चिल्ड्रन को
एजुकेशन मिलती थी, ठीक है, तो पहले के टाइम पे उन लोगों ने सबने एजुकेशन ले ली, ठीक है, और आज के टाइम पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओके। और वो लोग जिनको पहले के टाइम पे एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, वो आज तक दे आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पीछे हैं। दैट इज़ पहले के टाइम पे जब पहले कास्ट सिस्टम था, जब पहले कास्ट इनइक्वालिटीज़ थी, तो वो बहुत लोअर कास्ट के थे, तो उनको उस टाइम पे एजुकेशन नहीं मिली, तो आज के टाइम तक भी वो कुछ लैग बिहाइंड हैं। बट पहले के टाइम पे जिन अपर कास्ट के लोगों को एजुकेशन मिल गई, ठीक है, वो उनके लिए आज के टाइम पे भी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग की बुक में बताया गया है कि दैट इज़ वाई देयर is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country, ठीक है। दैट इज़ जो अपर कास्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन मिडिल क्लासेस जो हैं अपनी कंट्री की उन्हीं में ही हैं, ठीक है। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस, दैट इज़ क्लियरली अपनी कंट्री के अंदर अपन देख सकते हैं कि जो भी अपर कास्ट के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं, वाइल जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप लोग की बुक का नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स के बाद आप लोग का टॉपिक है पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट इन पॉलिटिक्स के अंदर भी आप लोग की बुक में 5-7 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स इन कास्ट के अंदर भी 5-7 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को कम्युनलिज्म में बताया था, वैसे ही कास्टिज्म होता है, ठीक है। कास्टिज्म के अंदर क्या होता है कि ये माना जाता है कि जो कास्ट है वही एक सोशल कम्युनिटी का सोल बेस है। कम्युनलिज्म मतलब कम्युनलिज्म मतलब कि मैंने आप लोग को बताया था कि रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो कंट्री का सोल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कंट्री चलाने के सोल ऑब्जेक्टिव को ही रिलीजन माना जाता है। वैसे ही कास्टिज्म जो होता है वो ये बिलीव होता है कि एक कंट्री को चलाने का सोल ऑब्जेक्टिव ही, दैट इज सोल बेसिस ही कास्ट है, ओके। तो कास्टिज्म में ये बिलीव किया जाता है कि एक जो कास्ट के लोग हैं वो एक ही सोशल कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, उन सबका सेम इंटरेस्ट है और वो अपना इंटरेस्ट किसी भी और कास्ट के लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, कास्ट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलिवेंट और द मोस्ट एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये पॉलिटिक्स से रिलेट करके लिखी गई है। जैसे कि आप लोग को पता है कि कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो एक कास्ट का जो मेंबर है वो खड़ा हो जाता है और जितने भी उसके कास्ट के लोग हैं वो उसी को वोट देते हैं, ठीक है। तो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, राइट। उसके अलावा कास्ट कॉम्पोजिशन की हेल्प से टिकट इशू होने में भी जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको टिकट इशू होने में भी बहुत इजीली हो जाता है और ऐसे कुछ मैनिपुलेशंस होते हैं। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कास्ट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसा है कि पॉलिटिक्स में कहीं कहीं जो है वो कास्ट यूज़ होती है, ठीक है। कास्ट के बेसिस पे लोगों को मैनिपुलेट करके वोट लिए जाते हैं, बट उसके बाद ये भी लिखा हुआ है बट इट इज़ नॉट द ओनली रिलेवेंट और द मोस्ट एस्पेक्ट, ठीक है। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब कि ऐसा ही नहीं है कि अगर मैं इस कास्ट की हूँ, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई भी कास्ट है, मैं इस कास्ट की हूँ, ठीक है, और मेरे जो कास्ट का कैंडिडेट है वो खड़ा हुआ है इलेक्शंस के अंदर और मुझे बोला गया है कि मैं अपने कास्ट के कैंडिडेट को ही जाके वोट दूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको जाके वोट दूँगी, नेसेसरी नहीं है। मेरा अगर ओपिनियन अच्छा हुआ तो मैं किसी और कास्ट के कैंडिडेट को जो कि कुछ अच्छा काम कर रहा है उसको भी जाके वोट दे सकती हूँ। या फिर एक और ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि भाई मेरे ही कास्ट से 2-3 कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं, ठीक है, तो उनमें से मैं किसी एक कैंडिडेट को जाके वोट दे सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ के हेल्प से स्प्लिट हो जाएगा मेरे जितने भी मैं वोट कास्ट करूँगी उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग की बुक में ये बताने की कोशिश की गई है कि कास्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है, ठीक है, एक ज़रूरी सा एस्पेक्ट है, वन ऑफ द एस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलेवेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कास्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, ठीक है। ये जो पॉइंट है बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। इस पॉइंट का मतलब यही है कि कास्ट जो है वो एक एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स में, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही पॉलिटिक्स में कास्ट के बेसिस पे हो रही है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं। आजकल पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा कास्ट का रोल नहीं है। अगर मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ और अगर मैं किसी कास्ट पे बिलोंग करती हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मेरे कास्ट के ही पर्सन को जाके वोट दूंगी। अगर मुझे किसी और कास्ट का पर्सन अच्छा काम करता हुआ दिख गया तो मैं उसको भी जाके वोट दे सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट एस्पेक्ट जो है वो कास्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, ये आप लोग की बुक में बताने
की कोशिश की गई है। अब आप लोग की बुक में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में किस किस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि जब व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस दे कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शंस। ठीक है, जब भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोगों को ऐड किया जाता है, ये मेक श्योर किया जाता है कि अलग अलग कास्ट से जो लोग हैं उनको ऐड किया जाए। ठीक है, और अलग अलग कास्ट के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो सपोर्ट है वो गेन कर पाएँ और इलेक्शंस जीत पाएँ। ठीक है, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर करती हैं कि अलग अलग कास्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हों वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी में हो। ठीक है, चाहे वो ट्राइब की कास्ट ही हो, दैट इज़ अलग अलग जो कास्ट है उन सबके रिप्रेजेंटेटिव उनकी पार्टी में हो। पॉइंट नंबर 2 आप लोग की बुक में बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक्स अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत कॉमन है। ये पॉइंट मैंने आप लोग को रिलीजन में भी बताया था कि कास्ट के बेसिस पे जो लोग हैं, दैट इज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, वो कास्ट के बेसिस पे वोट मांगने की कोशिश करते हैं। अपने कास्ट के लोगों को जाकर इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनसे सपोर्ट मांगा जाता है। सम पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कुछ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ टोटली एक ही कास्ट को सपोर्ट करती है और उसी कास्ट के लोगों से जाके वोट्स मांगती है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ one person one vote compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support। अब ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 person 1 vote, दैट इज़ चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, ठीक है, चाहे उसका जितना भी बड़ा सोशल स्टेटस हो, कोई भी कास्ट का हो, छोटी कास्ट का हो, बड़ी कास्ट का हो, ठीक है, सबके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। सबके हाथ में सिर्फ एक ही वोट है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपर कास्ट की हूँ तो मुझे बोलेंगे कि तुम 2 वोट दे दो। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 1 person 1 vote की पॉलिसी है। तो अगर मैं एक इंसान हूँ, चाहे फिर मैं कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हूँ, मैं एक ही वोट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर हैं उनको मेक श्योर करना पड़ता है कि वो सब लोगों से जाके वोट्स मांगे। ठीक है, चाहे वो पर्सन लोअर कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, सबके हाथ में एक एक वोट ही है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर हैं उनके अंदर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि सबसे जाके वोट मांगना है, क्योंकि हर पर्सन इक्वल है, सबके पास एक ही वोट है। राइट, तो इस रीज़न की वजह से 1 person 1 vote की पॉलिसी की वजह से वो लोग जो कि इन्फीरियर कास्ट के हैं या फिर लो कास्ट के हैं, ठीक है, उन लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई है। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव्स एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू, जस्ट कंसिडर दीज। अभी जो मैंने आप लोग को पॉइंट्स बताए, उस पॉइंट से आप लोग को लग रहा होगा कि जो इलेक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे होते हैं और कुछ भी नहीं होता, बट कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको मैं आप लोग को बताऊंगी और आप लोग को लगेगा कि नहीं भाई, कास्ट के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्शंस के अंदर। No parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को ऊपर बताया था कि बेसिकली क्या होता है कि होता था, दैट इज़ कि एक कास्ट के लोगों को मिला के एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी जाती थी। ठीक है, बट आप लोग की बुक में बताया गया है कि अब क्या कर दिया गया है कि ऐसी कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कास्ट के लोग हैं, सिंगल कास्ट के लोग हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शंस के अंदर खड़ा होना है और अपनी पार्टी बनानी है तो उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसकी जो पार्टी है उसके अंदर मोर देन 1 कास्ट के लोग हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी या फिर ऐसा कोई भी लीडर नहीं होगा जिसको एक ही कास्ट के सारे लोगों ने वोट कर दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उसको एक कास्ट के मेजॉरिटी लोगों ने वोट कर दिया, बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उस लीडर को या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को उसी कास्ट के सारे लोगों ने वोट कर दिया। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLA। तो आप लोग की बुक में बताया गया है कि जो रूलिंग पार्टी के MPs और MLAs होते हैं वो अपनी कंट्री में फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस लूज़ करते हैं। अगर अपनी कंट्री का पूरा इलेक्शन सिस्टम कास्ट के बेसिस पे ही होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग की बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि
कास्ट इलेक्शंस में मैटर करती है, ठीक है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं, ठीक है। जो वोटर्स होते हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ एक वोटर, ठीक है, मेरे को वोट देने जाना है, मेरा पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा एज़ कम्पेयर टू मेरा अटैचमेंट जो मेरे कास्ट से होगा, ठीक है। मेरे लिए ऑनेस्टी ज़्यादा मैटर करेगी, मेरे लिए ये ज़्यादा मैटर करेगा कि भाई मैं जिसको वोट दे रही हूँ वो एक सही इंसान है, ठीक है। मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करूँगी कि वो मेरे कास्ट का है या नहीं है, ठीक है। अब आप लोग की बुक में बताया गया है पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, ठीक है। सेम कास्ट के लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है वो इंटरेस्ट, ठीक है। रिच हो या पुअर हो, मैन हो या वुमेन हो, एक ही कास्ट में से वो डिफरेंट लोगों को वोट करते हैं, ये उनके सब थिंकिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग की बुक में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हाँ कहीं ना कहीं कास्ट जो है वो इलेक्शंस में मैटर करती है, बट जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, लोगों की अपनी थिंकिंग होती है एंड वो कास्ट से रिलेटेड वोटिंग नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट वोटिंग करते हैं। दैट इज़ उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जिनको वो वोट कर रहे हैं वो उनके कास्ट के हैं भी या नहीं। तो मैंने आप लोग को अभी तक बताया कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर, उन सब इलेक्शंस में और पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का क्या रोल होता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स का क्या रोल होता है, ओके। इससे रिलेटेड आप लोग की बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग की बुक में बताया गया है इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज़ द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है। ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर, इलेक्शंस के अंदर सिर्फ कास्ट आती जा रही है, कास्ट से रिलेटेड इश्यूज आते जा रहे हैं। ऐसा भी है कि जो कास्ट का सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर पॉलिटिक्स आती जा रही है। ये आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ आप लोग के लिए। आप लोग की बुक में बताया गया है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस में और वोटिंग्स में कास्ट आता जा रहा है, ठीक है, बट ऐसा भी है कि जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर पॉलिटिक्स आती जा रही है। पॉलिटिसाइज मतलब कि किसी भी चीज़ में पॉलिटिक्स घुसाना, ओके। ये चीज़ मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले भी समझाई थी, ठीक है। अब आप लोग की बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से ये प्रूव हो रहा है कि जो कास्ट है उसके अंदर पॉलिटिक्स आती जा रही है। सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग की बुक में दिया हुआ है, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, ठीक है। हर कास्ट के जो लोग हैं वो अपनी कास्ट को बड़ा करना चाहते हैं, सब कास्ट को अपनी कास्ट के अंदर लाके और नेबरिंग कास्ट को अपनी कास्ट के अंदर लाके, ठीक है। बहुत सारे कास्ट ग्रुप जो हैं वो बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ कोलिशन में आ जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल अरीना में नए नए टाइप के कास्ट ग्रुप्स आए हैं, लाइक बैकवर्ड कास्ट ग्रुप, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 एग्जाम्पल हैं जिनके हेल्प से, ये बेसिकली 3 फॉर्म्स मैंने आप लोग को बताई जिनके हेल्प से आप लोग को पता चलेगा कि कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स कैसे घुसती जा रही है। आप लोग की बुक में बताया गया है कि जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में डिफरेंट रोल प्ले करती है। कुछ सिचुएशंस में कास्ट डिफरेंसेस जो हैं वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अगर डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, ठीक है, जिनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो जा सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, अपने जो ग्रीवेंसेस हैं वो रख सकते हैं, इस तरीके से उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, ठीक है। आप लोग की बुक में बताया गया है कि जो दलित्स हैं, ओबीसी हैं, उनको इस तरीके से इक्वल राइट्स मिले हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है पॉलिटिक्स इन कास्ट, इसके अंदर आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप लोग को इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि बेसिकली जितने भी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उन लोगों को बहुत हेल्प मिली है जब भी पॉलिटिक्स कास्ट में आई है, ठीक है, क्योंकि वो लोग जा सकते हैं, अपने ग्रीवेंसेस रख सकते हैं, और दलित्स और ओबीसीज जो हैं उनको भी बेटर एक्सेस मिला है डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि वो भी जाके अपनी कंप्लेन रख सकते हैं और उनको भी इक्वल राइट्स मिल सकते हैं सोसाइटी के अंदर। कुछ पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि अब जो डिस्क्रिमिनेशन है छोटी कास्ट के लोगों के लिए वो बंद होना चाहिए और उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए।
एज अ रिजल्ट देखो इस पे है ना, आप लोग के 2-3 साल पहले बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन भी आया था, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग की बुक के अंदर बताया गया है कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कास्ट पे, दैट इज़ कास्ट रिलेटेड इश्यूज़ पे, रिलीजन रिलेटेड इश्यूज़ पे, डिस्क्रिमिनेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जो लोग हैं उन सब के सब लोगों को जिनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं भी पता हो, सब के सब लोग का जो ध्यान है वो इसी चीज़ पे डाइवर्ट होता है और ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है। इससे बेटर है कि रियल इश्यूज़ पे ध्यान दिया जाए, लाइक पावर्टी, एजुकेशन, करप्शन, डेवलपमेंट, इन रियल इश्यूज़ पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर दिस। Okay, so that is it for this chapter. This chapter is over now, and in next class we will start with agriculture. And देखो, रिलेटेड टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कास्ट, मैंने आप लोग को जेंडर और रिलीजन में क्वेश्चन आंसर्स कराए थे, बट मैं आप लोग को कास्ट टॉपिक में क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराऊंगी। दैट्स बिकॉज आई जस्ट वांट कि यू नो आप लोगों के अंदर खुद के अंदर एबिलिटी आए कि आप लोग आंसर्स एग्जाम में फ्रेम करके लिखो। अगर हर टॉपिक की क्वेश्चन आंसर्स मैं करा दूंगी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम आपके साथ होगी कि आप लोगों को एग्जाम में आंसर्स लिखना नहीं आएगा। ठीक है, तो कास्ट मैंने इस तरीके से पढ़ाया है, ऑल्सो एनसीईआरटी में भी पॉइंट्स के फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है। तो कास्ट के क्वेश्चन आंसर्स आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग नीचे लिख देना, बट प्लीज़ मेक श्योर कि एक बार आप लोग कास्ट के क्वेश्चन आंसर्स खुद प्रैक्टिस करें। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन आंसर्स में। सो प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कास्ट रियली नाइसली। ओके, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ मेक श्योर टू complete reading this chapter from NCERT, and also क्वेश्चन आंसर्स कर लेना कास्ट के। आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल स्टार्ट एग्रीकल्चर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, एग्रीकल्चर विल टेक अराउंड 2-3 क्लासेस अगेन, सो विल सी कितनी क्लासेस लगेंगी, बट फॉर नाउ आप लोगों को जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ढंग से ख़त्म करना है। ओके, सो या, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।